हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा था कि हमारा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स हमने पढ़ा था कि पहले हमारा कंपनी रूल था, फिर हमारा क्राउन रूल आया। ये आपका हो गया है। आज का टॉपिक हमारा जो है वो है प्रेम्बल। आइए पढ़ते हैं प्रेम्बल को। प्रेम्बल को हम हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना। देखिए, कल मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बताया था, जो किसके 1946 में बनी थी ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कब बनी थी ये? 1946 में। किसके थ्रू बनी थी ये? सेकंड कैबिनेट मिशन प्लान, जो 1946 में आया था। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, ये किस लिए बनी थी? टू मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी जो है फर्स्ट सेशन कब था? 9 दिसंबर 1946 में। जिसमें क्या था? मुस्लिम लीग ने क्या किया था? बॉयकॉट। मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फर्स्ट सेशन में। फिर 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू इन्होंने क्या किया? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। फिर क्या था? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर वो उधर बात चली है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कि जो मुस्लिम लीग है ये बॉयकॉट कर रही है, तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग ने हमेशा हमारा साथ दिया है हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे। हमेशा दोनों इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलके लड़े थे ना अंग्रेजों के साथ। इसलिए उन्होंने कहा कि हम अकेले अकेले नहीं बना सकते इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, हमें अपनी मुस्लिम लीग को भी साथ में रखना चाहिए। तो इसलिए कि इक्कीस ये डिसाइड हुआ कि 21 जनवरी को मुस्लिम लीग आएगी। ठीक है, लेकिन नहीं आई। नहीं आने के बाद 22 जनवरी को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को क्या कर दिया गया? पास कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए इंडिया का जो प्रेम्बल है, किससे इंस्पायर है ये? कहाँ से लिया गया है ये? यूएसए के प्रेम्बल से। यूएसए फर्स्ट कंट्री थी जिसने प्रेम्बल लिखा था। और एक चीज देखिए, कंपेयर करते हैं हम यूएसए और इंडिया के प्रेम्बल को। ये यूएसए का है और ये इंडिया का। जो यूएसए का प्रेम्बल है ये पहले पास हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन से पहले। जैसे हम कोई भी चीज अपना काम स्टार्ट करते हैं तो हम पहले प्लान बनाते हैं ना कि ये हमारा प्लान है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्क करते हैं। तो फिर उसके बाद हमारा इन्होंने क्या किया कि यूएसए ने प्लान बनाया, ठीक है, जो इसको इन्होंने क्या कहा कि ये हमारा प्रेम्बल है। फिर उसके बाद जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन था ये पास हुआ था। पहले क्या हुआ था? इनका प्रेम्बल पास हुआ था, फिर इनका कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था। लेकिन इंडिया में क्या था? पहले क्या है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ है, फिर उसके बाद में क्या हुआ है? प्रेम्बल पास हुआ है। ऐसे कहा जाता है, कई बुक्स में लिखा हुआ है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था
इसी को प्रेम्बल बोला गया। बट ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही प्रेम्बल नहीं है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में चेंजेस होने के बाद ही प्रेम्बल आया है। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का आइडिया था ये प्रेम्बल के अंदर, ये पूरा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही प्रेम्बल नहीं था। देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। देखिए, हम किसी टूर पे जा रहे हैं, ठीक है, लाइक हम यूएसए घूमने जा रहे हैं। पहले 3-4 दिन पहले हमने प्लान बनाया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, वहां पे घूमेंगे, यहाँ पे इतने दिन रुकेंगे, ठीक है, ये क्या हमारा प्लान है। फिर उसके बाद हमने देखा कि कोरोना का लॉकडाउन लग गया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमने किया वहाँ पे बिल्कुल बोर हो गए हम, क्योंकि कोरोना का लॉकडाउन था। जहाँ पे हमने सोचा था कि हम घूम घूम के आएंगे, वहाँ पर हम घूम नहीं पाए। तो वो जो प्लान था वो कुछ अलग चेंज हो गया। तो जो हमारा जो पहले जो प्लान बना था ना कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू बताया जो मैंने आपको, ये है यूएसए का प्रेम्बल। और जो जस्ट लाइक समरी, जो हम बाद में बताया कि हम ऐसे ऐसे किया था, वो क्या है, वो है इंडिया का प्रेम्बल। ओके, ये हो गया प्रेम्बल। तो इससे ये पता लग गया हमें, इसलिए क्या पता लगता है, जो प्लान था वो हमने पहले बनाया था, यूएसए का जो प्रेम्बल था वो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले पास हुआ था, ठीक है। और जो इंडिया का प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होने के बाद एक्सेप्ट हुआ है ये, ठीक है। ये तो फिर इसलिए कहा जाता है कि जो यूएसए का प्रेम्बल है वो एक प्लान था, और जो इंडिया का प्रेम्बल है वो एक समरी है, ठीक है। देखिए आगे, देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब था, 9 दिसंबर 1946 में। जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पास किए गए थे, इंट्रोड्यूस किए थे जवाहरलाल नेहरू ने, वो 13 दिसंबर को किए थे 1946 में। 22 जनवरी को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पास कर दिया गया था, इंस्पायर्ड बाय यूएस का प्रेम्बल से इंस्पायर किया है प्रेम्बल को। तो इंडियन प्रेम्बल जो ये बता रखा है ये समरी है, जो यूएसए का प्रेम्बल था वो क्या था, एक प्लान था। प्रेम्बल इंस्पिरेशन इज ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, प्रेम्बल की जो इंस्पिरेशन है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, ना कि जो हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था वो ही पूरा प्रेम्बल बन गया था, ऐसा नहीं था। ये सिर्फ इंस्पिरेशन था प्रेम्बल की। देखिए ये है हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पास किया गया था। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक, इंडिया शैल बी अ यूनियन अर्स्टवाइल ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी। मतलब जो ये चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, ये क्या था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, ठीक है, जो 13 दिसंबर को इंट्रोड्यूस किया गया था असेंबली के अंदर। देखिए ये है हमारा प्रेम्बल। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, econ- justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nations. In our Constitution Assembly, the 26th day of the November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ये है हमारा preamble। इसके अंदर हम देखते हैं, देखिए अब आगे इसमें जो जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, जस्ट लाइक वी द पीपल, ठीक है, और क्या ये सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इन सब के मतलब मैं आपको बताती हूँ। जस्टिस कौन से टाइप के हैं ये भी हम देखेंगे, लिबर्टी क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है, फ्रेटर्निटी क्या होता है, ठीक है, ये सब हम देखेंगे। देखिए आइए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमने क्या देखा था, जो क्या लिखा हुआ है सबसे पहले, वी द पीपल। हमारा जो प्रेम्बल है उसका सोर्स ऑफ पावर और अथॉरिटी कौन है, कौन है, वी द पीपल, वी द पीपल है, ठीक है।
तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सैंक्शनड बाय सेकंड कैबिनेट मिशन, सो वाई वी द पीपल। इसका मतलब है कि अगर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी थी वो किसके बेसिस पे बनी थी, किसने सैंक्शन किया था इसको, जो सेकंड कैबिनेट मिशन आया था ना, उसने कहा था कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आपकी बनेगी। लेकिन हम क्या देखते हैं, हमारा जो प्रेम्बल है, ठीक है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, वी द पीपल। तो ये कह रहा है कि वी द पीपल कहाँ से आ गया है, जब इस सैंक्शन किसने किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, सेकंड कैबिनेट मिशन ने। तो ये कहता है कि वी द पीपल क्यों लिखा हुआ है, तो ये क्या था उस टाइम पे, देखिए रियल पावर क्या है इंडिया के पास, रियल पावर वेस्टेड इन पीपल थ्रू वोटिंग। लोगों के पास है ना, इंडिया के लोगों को स्टार्टिंग से ही सारे राइट मिले हुए हैं, इवन गर्ल्स को भी मिले थे, लेडीज को भी, फीमेल में भी। लेकिन हम क्या देखते हैं, दूसरी कंट्रीज में वोटिंग राइट स्टार्टिंग में नहीं मिले हुए थे ना, ठीक है। तो लेकिन इंडिया में वोटिंग राइट स्टार्टिंग में ही दे दिए गए थे, मेल्स को भी और फीमेल्स को भी और सारे सेक्शंस को भी। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा कि ये एक इम्पोर्टेंट एंड फॉर्मल एरर है, जो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था 1947 का। तो इन्होंने क्या कहा था कि आप अपना बना लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन और रेक्टिफाई करवा लीजिए किससे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। लेकिन बी आर अम्बेडकर ने क्या किया, इसको इंग्लैंड के पास तो नहीं भेजा, और क्या लिख दिया वहां पे, वी द पीपल। ये एक एरर था, इम्पोर्टेंट एंड फॉर्मल एरर किया गया था, ये जानबूझ के किया गया था, इंग्लैंड में नहीं भेजा था इसको। यूज क्या किया गया वहां पे, वी द पीपल। बिकॉज वो लिखने को तो ये भी लिख सकते हैं ना, वी द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, लेकिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं लिखी। तो उन्होंने लिखा कि वी द पीपल, क्योंकि उन्हें पता था कि हम जो हमारी जितने भी पावर है वो लोगों के अकॉर्डिंग है, हमारा जो देश है वो लोगों के उससे बना हुआ है। उनके पास वोटिंग राइट है, वो जब उनका मन करे वो हमें हटा सकते हैं, अगर हम उन्हें पसंद है तो वो हमें वोट दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए वहां पे क्या लिखा गया, वी द पीपल लिखा गया। फिर एक कंसेप्ट आता है, टर्म होती है ये ऑटोक्थोने, किस लिए यूज की जाती है ये, वी द पीपल, वी द पीपल के लिए, रूल्ड ऑफ पीपल, या फिर रूल बाय द सोइल, रूल बाय सोइल पीपल, ठीक है। ये जो टर्म यूज होती है ऑटोक्थोनी यूज होती है। देखिए ये हो गया यहाँ पे आपका कंप्लीट। ये एक इम्पोर्टेंट एंड फॉर्मल एरर था, उन्होंने इंग्लैंड के पास भेजा नहीं था रेक्टिफाई करने के लिए, सिर्फ वी द पीपल लिख दिया था वहां पे। देखिए फिर आता है हमारा नेचर ऑफ इंडिया, जिसमें हमने क्या देखा था, देखिए देखिए ये तो हो गया आपका वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि हम हमारा जो नेचर क्या है अपनी इंडिया का, हमारा इंडिया कैसा होगा। देखिए सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन टर्म्स को अब एक एक करके देखते हैं। देखिए क्या है ये, नेचर ऑफ इंडिया, हमारी इंडिया कैसी कैसी होगी, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सबसे पहले आता है हमारा सोवरन। सोवरन क्या होता है, जस्ट लाइक देखिए अभी बताती हूँ मैं आपको। कोई भी सोवरन का मतलब होता है कोई भी स्टेट है, स्टेट मीन्स मतलब कोई भी कंट्री, वो सोवरन है किस लिए, डिसीजन लेने के, और वो इंडिपेंडेंट है। मतलब वो जो स्टेट है वहाँ की, वो कोई भी डिसीजन ले सकती है, उसके ऊपर कोई भी बाहर की कंट्री उसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं डाल सकती, वो सारे डिसीजंस अपने इंडिपेंडेंटली लेगी। ये होता है सोवरेन। देखिए फिर आता है कि मतलब
इंडिया ने ज्वाइन किया यूएन को 1945 में, तो ये क्वेश्चन अराइज करता है कि यूएन को ज्वाइन करने के बाद क्या इंडिया की सॉवरेनिटी हर्ट होगी? लेकिन इसका आंसर है कि इंडिया की सॉवरेनिटी क्या है, वो हर्ट नहीं होगी, क्योंकि यूएन क्या है, ये सिर्फ एडवाइस कर सकता है और इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा ये। फिर सेकंड आता है कि इंडिया ने ज्वाइन किया कॉमनवेल्थ नेशन गेम्स को, ठीक है, इसमें इसने किया ज्वाइन को, तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि क्या फिर ये कॉमनवेल्थ नेशन में जो आ गया इंडिया, क्या इससे इंडिया की सॉवरेनिटी हर्ट होगी? तो फिर इसका आंसर है कि ये एक एक्स्ट्रा लीगल अरेंजमेंट है, डज नॉट अफेक्ट द सॉवरेनिटी, वो हमारे इंटरनल अफेयर्स में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। फिर आता है कि क्या इंडियंस के लोग, इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के पीपल हैं, इंडिया में जो लोग रहते हैं, क्या वो सॉवरन है? तो इसका आंसर है, देखिए, ये इंडियंस हैं, ठीक है, तो क्या ये सॉवरन है? आंसर इज दैट कि इंडिया के जो लोग हैं वो सॉवरन होने का मतलब क्या हो गया कि वो कुछ भी कर सकते हैं? ये तो जरूरी नहीं है ना। तो इंडिया के जो लोग हैं वो सॉवरन किस में है? विद इन द लॉ इन्फ्लुएंस, मतलब लॉ के इफेक्ट के अंदर ही वो सॉवरन है। ये नहीं कि कोई भी किसी को मार देगा तो हम इंडिया का जो लॉ है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा ना। अगर वो किसी का मर्डर कर देता है तो वो जेल के अंदर होता है, ठीक है, उसको फांसी की सजा मिलती है, ठीक है। तो फिर ये हो गया आपका, तो हम क्या कह सकते हैं कि इंडिया के जो लोग हैं वो सॉवरेन हैं लेकिन विद इन द लो इन्फ्लुएंस। देखिए ये लिखा हुआ है, इंडियन सॉवरेन्स विद इन द लो इन्फ्लुएंस एक्सेप्ट वोटिंग, वोटिंग के अंदर उनका जो मन करेगा वो जिसको भी वोट करेंगे वो उनके अकॉर्डिंग ही होगा। देखिए आगे ये सॉवरन हो गया आपका। फिर उसके बाद आता है सोशलिस्ट। देखिए 1976 में क्या हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। उसके अंदर ये सेकुलर वर्ड को ऐड कर दिया गया था, सेकुलर वर्ड को ऐड कर दिया गया। पहले देखते हैं सेकुलर होता क्या। सेकुलर क्या होता है कि जो किसी भी कंट्री के पीपल हैं, जो उनका जो रिलीजन है और जो गवर्नमेंट का रिलीजन, तो हम क्या देखते हैं सेकुलर के अंदर, हमारी जो गवर्नमेंट है उसका अलग से कोई भी रिलीजन नहीं होता है। उसके जो लोग होते हैं उसके अंदर वो कोई भी, उनको फ्रीडम होती है कि आप कोई भी, आपको जो जो भी आपको रिलीजन में फेथ है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसकी खुद की, उस कंट्री की खुद की गवर्नमेंट का कोई भी रिलीजन नहीं होता है। फिर एक आता है इसके अंदर वेस्टर्न कंसेप्ट। वेस्टर्न सेकुलरिज्म, अभी पास्ट में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म में डिफरेंस क्या है। तो देखिए वेस्टर्न सेकुलरिज्म में क्या होता है, सेकुलरिज्म का मैंने आपको क्या बताया कि गवर्नमेंट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ जो वहाँ के लोग हैं, कोई भी जिनको जो उनका फेथ है वो उसको फॉलो कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन को, तो उनके गवर्नमेंट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा। तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म में क्या होता है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है इंटरफेयर नहीं करती, इंटरफेयर नहीं करती रिलीजन के अंदर ऑफ पीपल, ये है वेस्टर्न सेकुलरिज्म। लेकिन जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो देखें, इंडियन इंडियन सेकुलरिज्म में क्या है, जो गवर्नमेंट है उसका कोई रिलीजन तो है नहीं, लेकिन वो क्या करती है, करती है, हेल्प करती है, वॉच करती है कि कोई भी लड़ाई ना हो किसी भी रिलीजन के बीच में, ठीक है। ये है आपका सेकुलरिज्म इंडियंस वाला। तो इसको क्या बोला जाता है, इंडियंस के सेकुलरिज्म को पॉजिटिव सेकुलरिज्म बोला जाता है।
पॉजिटिव सेकुलरिज्म बोलेंगे क्योंकि ये किसकी तरह काम करती है, अगर किसी डिसऑर्डर हो जाए किसी भी दो रिलीजन के बीच में तो वो एक्ट करती है एज अ वॉचफुल एम्बिविलेंस। ठीक है, इस टर्म को बोलते हैं एज अ वॉचफुल एम्बिविलेंस। देखिए ये आगे बताती हूँ अभी आपको। देखिए ये है सेकुलर। हम क्या देखते हैं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल था तो उस टाइम पे सेकुलर वर्ड यूज नहीं किया गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इसको ऐड कर दिया गया था। देखिए इसका मतलब ये, देखिए इसको स्पेसिफाई कर रहा है कि उस टाइम पर 1950 में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड यूज क्यों नहीं किया गया। तो ये कहते हैं कि अगर हम 1950 में इसको यूज कर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो क्या होता, if used in 1950 then perception of western secularism। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख देते तो सबका परसेप्शन क्या बन जाता कि ये क्या है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म है। इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर इफ डिसऑर्डर, लेकिन क्या था, इंडियन गवर्नमेंट क्या है, इंटरफेयर करती है अगर डिसऑर्डर हो जाता है। लिबर्टी ऑफ बिलीफ एंड फेथ प्रोवाइड था। ये नहीं है कि सिर्फ 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होने के बाद ही सेकुलरिज्म का कंसेप्ट आया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा जो, जैसे हम बोल सकते हैं कि इसको प्रोवाइड तो करवा दिया गया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन उस वर्ड को यूज नहीं किया गया था। जैसे हम कहाँ पे देखते हैं, लिबर्टी थी हमारे अंदर, लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। इसका मतलब तो यही हो गया कि सेकुलर कंसेप्ट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बस ये वर्ड यूज नहीं किया गया था। ठीक है, देखिए आगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐड किया गया था। ये एक सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट था, जीरो कॉन्स्टिट्यूशनल इवेंट था। इसका कॉन्स्टिट्यूशन से कोई रिलेशन नहीं था क्योंकि ये ऐड तो पहले ही था ही। बेशक वो इनडायरेक्टली हो लेकिन बस वर्ड यूज नहीं किया गया था वहां पे। फिर आता है हमारा सोशलिस्ट। ये भी ओरिजिनली क्या था, नहीं लिखा गया था। कब आया था ये, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आया था। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट था। सोशलिस्ट क्या होता है कि मतलब सारे काम क्या करेगी, गवर्नमेंट करेगी, वहां पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बहुत कम होंगे और सबको क्या मिलेगा, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर काम में। तो क्या था, इफ यूज्ड दैट टाइम, अगर हम उस टाइम पे सोशलिस्ट वर्ड यूज करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली, देन परसेप्शन गोज टू द कार्ल मार्क्स कम्युनिज्म। तो सब क्या सोचते हैं, ये कम्युनिज्म कौन सा है, कार्ल मार्क्स वाला कम्युनिज्म है। लेकिन जो हमारे जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम पे जो सोशलिज्म था वो क्या था, बट इंडियंस हैव गांधीयन कम्युनिज्म टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी। सबको क्या था, इक्वल अपॉर्चुनिटी थी, बट यूज ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी इनडायरेक्टली तो यूज किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हम देखते हैं ना कि यूज ऑफ इक्वालिटी ऑफ हुआ था हमारे इसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी यूज किया गया था। ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल इवेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन इवेंट नहीं था, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही प्रेजेंट था। फिर उसके बाद आता है हमारा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में क्या होगा, जो गवर्नमेंट बनी है वो आंसरेबल होगी पीपल को। ठीक है, तो फिर और सेकंड वन क्या है, वोटिंग मस्ट बी फ्री फेयर एंड टाइमली मैंडेट ऑफ द पीपल। वोटिंग होनी जरूरी है और जो गवर्नमेंट है वो आंसरेबल होगी पीपल को। ये है डेमोक्रेटिक। फिर इसके बाद आता है हमारा रिपब्लिक। देखिए रिपब्लिक में क्या होता है, हमारी जो हेड है स्टेट का वो क्या होगा, इलेक्टेड होगा। रिपब्लिक के अंदर इलेक्टेड होना चाहिए। हम क्या देखते हैं, हमारा जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड है ना, बेशक वो इनडायरेक्टली हो लेकिन है तो वो इलेक्टेड ही। फिर रिपब्लिक में होता है ये। अब जैसे हम देखें इंग्लैंड में क्या है, क्वीन है, तो ये इलेक्टेड तो है नहीं, ये एक हायरार्किकल प्रोसेस है। तो ये क्वीन है वहां पे, तो ये क्या हो गया, इंग्लैंड क्या है, रिपब्लिक नहीं है। लेकिन इंडिया क्या है, रिपब्लिक है, क्योंकि यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट क्या है, इलेक्टेड है हमारा। फिर सेकंड आता है लेक्स रेक्स। रिपब्लिक के अंदर क्या होता है, लेक्स रेक्स, लॉ इज किंग ऑफ किंग। हम क्या देखते हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर किसी की भी नहीं चलती, चाहे वो हेड हो चाहे कोई भी हो अपनी कंट्री का, तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। तो इसलिए बोला है लॉ इज द किंग ऑफ किंग, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होना। ये कंसेप्ट क्या कहलाता है, जो किंग भी बना हुआ है ना उससे भी ऊपर है, क्या है, लॉ है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं लेक्स रेक्स। जो आर्टिकल 395 है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1935 1947 रिपील्ड हो गया था इसके थ्रू।
ठीक है। और क्या स्टार्ट हो गया था, नाउ लेक्स रेक्स, मतलब जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है अब वो सबसे सुप्रीम है, कोई भी किंग अबव द लॉ नहीं है। ये आपका प्रेम्बल का कुछ पार्ट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम हमारा प्रेम्बल कंप्लीट हो जाएगा, वो कर लेंगे। ठीक है, आपको कुछ डाउट हो तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।